हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 के बाद हम हाफ वे डन हो जाएंगे MSO 003 से, बिकॉज 5 क्वेश्चन रह जाएंगे हमारे। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आप पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले मैंने कवर करा दिए हैं, और अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें बात करनी है इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे आई थी, राइट? नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं ब्राज़ील में, तो हम बात कर रहे हैं ऐसी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, कॉलोनियल लेगेसीज और ग्लोबल डोमिनेंस का ऑफ नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्राज़ील के अंदर। इन सब टर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग वो आपको आगे विद आंसर होती रहेगी, राइट? ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना कि आगे जो आप आंसर में आपने डिस्कस किया है, राइट किया है, तो वो सब क्या है। जब हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ब्राज़ील में, तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का आना विद इन ब्राज़ील, राइट? उनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, नेशनल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो रहे हैं और डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल रिड्यूस हो रही है। MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ख़त्म हो रही हैं या कम हो रही है, राइट? जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आती हैं कहीं भी, तो इसका मतलब वो फॉरेन कैपिटल के ऊपर उसका फोकस कम हो जाता है किसी भी कंट्री का। ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री के एफर्ट, ताकि वो अपनी खुद की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी ला सके, अपनी नेशनल आइडेंटिटी को आगे बढ़ा सके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद इन द कंट्री अचीव कर सके, राइट? नाउ देख लेते हैं कि जो ब्राज़ील में इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो कैसे आई थी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल लीगेसी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो ब्राज़ील एक कॉलोनी था पोर्टुगल का। 3 सेंचुरीज के लिए पोर्टुगल ने ब्राज़ील के ऊपर कंट्रोल किया। उसके बाद उसकी इकोनॉमी प्राइमरली कैसे आगे बढ़ रही थी, थ्रू एक्सट्रैक्टिव एंड फोकस वो करते थे रॉ मटेरियल्स के ऊपर एक्सपोर्ट करने में, जैसे कि शुगर, गोल्ड एंड कॉफ़ी। तो ये 3 चीज़ें ब्राज़ील में उगती थी, शुगर, गोल्ड, कॉफ़ी। इनको वो बेच के एक्सपोर्ट करके पैसे ब्राज़ील के अंदर आते थे, उससे इकोनॉमी ब्राज़ील की चलती थी, मतलब कि पैसा आता था देश के अंदर। अभी जो कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था ब्राज़ील का, उसने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी थी फॉरेन मार्केट पे। मतलब कि अगर जब वो अपना रॉ मटेरियल बेचेंगे तभी उन कंट्री के पास पैसे आएंगे और तभी वो कंट्री चलती थी। इसलिए एक लिमिटेड डेवलपमेंट थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की। एज सच कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़ नहीं रही थी और डेवलप नहीं हो रही थी। वो बस रॉ मटेरियल के ऊपर उनकी कंट्री का जो इकोनॉमी था वो रन कर रहा था। अब सोशियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि इससे जो इन्फ्लुएंस थी वो डिपेंडेंसी थ्योरी की निकल के आई ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी, मतलब कि पोर्टुगल से इंडिपेंडेंस पाने के बावजूद भी, ब्राज़ील कंटिन्यू उनकी ग्लोबल इकोनॉमी प्राइमरी कमोडिटीज़ के बेसिस पे चलती रही, राइट? मतलब कि प्राइमरी कमोडिटीज़ मतलब रॉ मटेरियल बेच के ही उनकी इकोनॉमी चल रही थी। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन कर ली ब्राज़ील ने 1822 में, उन्होंने एक एग्रीगेरियन एक्सपोर्ट, मतलब कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट से इंडस्ट्रियल वन में तब्दील होने की या कन्वर्ट होने की कोशिश की, राइट? उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने की ट्राई की। अब अर्ली 20th सेंचुरी में क्या देखा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी होने लग गई। जब नेशनल लीडर की बात करते हैं तो हम गेटलियो वर्गस की बात करते हैं ब्राज़ील की, जिन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प की ऑफ द कंट्री। उन्होंने फॉरेन इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी के ऊपर एक थोड़ा सा कंट्रोल लगा दिया, ताकि वो खुद अपनी इंडस्ट्री सेटअप करे और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टार्ट करे, राइट? जब भी आप, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको नेशनलिस्ट लीडर ब्राज़ील का नाम लिखना ज़रूरी है, और आप ऐसे ही एग्जाम में अंडरलाइन करके हाईलाइट
करके इनके नाम को ज़रूर लिखना। दो, बस ये दो लेटर्स हैं, आप इनको याद कर लीजिए। और इंडिपेंडेंस का आप ये याद कर लीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कौन सा था और कॉलोनी वाला पीरियड कौन सा था। आपको ये सारे ईयर याद होने चाहिए, राइट। इससे क्या है, बेसिकली इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर को कि हाँ इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो वो आपको आपके ही अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपको दे सकती हूँ। बाकी छोटा मोटा आपको याद करना, जो भी ईयर्स वगैरह, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। साइड में कॉपी ले लीजिए। अभी वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करिए और कॉपी पेन लीजिए, और ये सारे आप ईयर्स और नेम ऑफ द नेशनल लीडर आप ये लिख लीजिए। ओके, नाउ इन लीडर ने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की और प्रमोट किया ताकि डिपेंडेंसी हो फॉरेन फॉरेन गुड्स के ऊपर, जो डिपेंडेंसी थी ब्राज़ील की वो कम हो जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई। नाउ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म ड्राइव कर रही थी इन ब्राज़ील, वो क्या थे, लेट्स सी। एक तो हो गया नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। तो जब हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी है ब्राज़ील की, वो ऑटोनॉमी, या मतलब कि वो अपने आप में एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर सीक कर रहे थे। मतलब कि वो ग्लोबली इंडस्ट्रियल, मतलब कि उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली वो एक्सपोर्ट करें रादर देन रॉ मटेरियल्स। इससे क्या होगा, एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होंगी, और जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ब्राज़ील म्यूज़िक हो गया, सिनेमा हो गया, लिटरेचर हो गया, वो इस तरीके से कल्चरली इम्पीरियलिज्म में कल्चरल सोवर्निटी ले आए, राइट। मतलब कि दूसरों के कल्चरल इम्पीरियलिज्म को वो रेजिस्ट करें, मतलब दूसरों के कल्चर को ना कंज्यूम करके बल्कि अपना कल्चर प्रमोट करें विद इन द कंट्री ऑल्सो और बाहर भी। तो ये चीज़ देखने को मिली। तो सोशोलॉजिकली इसमें क्या है, सिंबॉलिक कैपिटल की एक इम्पॉर्टेंस देखने को मिलती है। ये जितने भी सोशोलॉजिकल टर्म्स हैं ना, ये आपको लिखने और अंडरलाइन करने करने एग्जाम में। तो सिंबॉलिक कैपिटल क्या होता है, जो कुछ कंट्रीज के कुछ सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो सिंबल एक योगा है, वो एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज वो हम ऐसे आसन्स करते हैं जो कि योगा को दर्शाते हैं। और योगा कहाँ की है, वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है। तो ऐसे सिंबॉलिक कैपिटल ब्राज़ील भी अपनी यूज़ करना चाहती थी ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सारी चीज़ें यूज़ हों और नेशनल प्राइड और कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर आए। वो मतलब कि ये सारे सिंबल्स देख के अपनी कंट्री के प्राउड उनको फील हो, और लोग भी ये कहें हाँ दिस इज़ आर सिंबल, दिस इज़ आर कल्चर, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट। नाउ इसमें आ जाता है क्लास स्ट्रगल एंड, इसके अंदर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इनइक्वालिटी। जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो वो क्लास स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा शेप हुआ है, चाहे तो उसमें डोमेस्टिक एलीट हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन हो गई। इन दोनों के बीच में जो भी क्लास स्ट्रगल चल रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो आज के टाइम पे ब्राज़ील है वो शेप हुआ है। उस टाइम पे क्या था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की, वो एम करते थे ताकि वो जॉब क्रिएट कर सके और बेटर वेजेस भी दे, ताकि जितनी भी सोशल सर्विसेज है वो एक्सपैंड होए और डिमांड है अर्बन वर्किंग क्लास की वो भी बढ़े और सोशल इनइक्वालिटीज रिड्यूस हों। तो ये जो अर्बन वर्किंग क्लास थी, ये न्यू टाइप ऑफ क्लास तब इमर्ज हुई थी विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्राज़ील। हावेवर जितने भी बेनिफिट देखे जा रहे थे इकोनॉमिक नेशनलिज्म के, ये हमेशा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्लासेस और रीजन्स के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी। बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ भी होगा, चाहे पावर हुआ, चाहे वेजेस हुए, चाहे जॉब्स हुई, तो उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती हुई देखी गई बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नाउ कुछ फेजेस देखने को मिले इन इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन ब्राज़ील। अब जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म थी ब्राज़ील में, वो डिफरेंट फेजेस के थ्रू गया था, जिसकी जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे थे बाय सोसाइटी एज वेल एंड बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो भी पावर में उस टाइम पे पार्टीज आ रही थी और सोसाइटी किस तरीके से वर्क कर रही थी या हेल्प कर रही थी, उससे काफ़ी सारे फेजेस के थ्रू
इकोनॉमिक नेशनलिज्म गया इन ब्राज़ील। एक था वर्गास इरा, ठीक है, जिसकी हमने अभी पीछे बात की थी। ग्यूटुलो वर्गास क्या थे? फादर ऑफ ब्राज़ीलियन नेशन थे, क्योंकि उन्होंने नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई थी जब वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जिसमें उन्होंने स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए थे। वो उनके टाइम का ये सबसे बड़ी चीज़ है, राइट, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए जहाँ पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लाइक पेट्रोब्रास, जो कि एक ऑयल था, एंड वेल माइनिंग, इस ये दो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि ऑयल की इंडस्ट्री और माइनिंग की इंडस्ट्री, वो अपने टाइम में लेके आए। वर्गास ने लेबर राइट्स और सोशल वेलफेयर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई जिसके स्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहे, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो वर्कर है, और जो उस इंडस्ट्रीज को ओन कर रहे हैं, उनके बीच में एक हार्मनी वाला रिलेशन रहे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना काम अच्छे से रहे, इंडस्ट्री सेटअप करे, आगे अपना काम बढ़ाए, और जो लेबर क्लास थी उनको भी प्रॉपर वेजेस मिले। तो ये वर्गास इरा में देखने को मिला। आप इसको अंडरलाइन करके ईयर को मेंशन ज़रूर करना, ओके। सेकेंड इरा आ जाता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब वो आया 1964 टू 85। जब मिलिट्री रिजीम था उसने ब्राज़ील को रूल किया इस ईयर में, 64 टू 85, जो कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फोकस किस पे हो गया था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? वो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स को रिड्यूस कर देता है, और जो खुद की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उनको प्रमोट करता है, और उनको प्रोटेक्ट करता है, चाहे तो उनके ऊपर टैक्सेस कम लगा के, सब्सिडीज कम लगा के, ताकि अगर कोई विद इन द ब्राज़ील जो लोकल जो लोग थे, अगर वो मेड इन ब्राज़ील प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, तो टैक्सेस भी कम है, उनके ऊपर सब्सिडीज भी कम है, तो क्या है, उनका एमआरपी एज कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स कम रहेगा, और लोग जो मेड इन ब्राज़ील चीज़ हैं उनको ज़्यादा परचेज करेंगे। अब जो सोशोलॉजिकली देखा जाए तो जो ये पीरियड था, यहाँ पे अर्बन मिडिल क्लास की ग्रोथ देखने को मिली। यू विल अंडरलाइन दीज टर्म्स, ओके। तो इस पीरियड में अर्बन मिडिल क्लास की ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस और पॉलिटिकल डिस्टेंट का सप्रेशन देखने को मिला। दो अर्बन मिडिल क्लास बॉर्न हो रही थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैसे बचा भी रहे थे और अर्न भी अच्छा कर रहे थे, वेजेस भी अच्छी मिल रही थी, और जो सब्सिडी और टैरिफ्स जो इम्पोज कर दिए थे, उससे लोगों की वेजेस सेव भी हो रहे थे, सैलरी सेव भी हो रही थी। बट यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत देखने को मिला, और पॉलिटिकल जो राइट्स या डिसेंट्स थे उनका भी सप्रेशन देखने को मिला ना। हमारा थर्ड इरा आ जाता है नियो लिबरल इरा एंड रेजिस्टेंस, जो कि 1990s में आया इन ब्राज़ील। अब यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिला टुवर्ड नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पे प्रेसिडेंट लाइक फर्नांडो, इसको आप अंडरलाइन करोगे इनके नाम को, चाहे तो आप लास्ट नेम ले लो, कार्डोसो ले लो, या पूरा नाम आप लिख सकते हो, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, ओके। उनका फोकस किस पे था? प्राइवेटाइजेशन हो जाना, डीरेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स। अब जहां से स्टार्ट किया था, राइट, अब ये बोल रहे हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट चले जाना। 1820 से जो बात जिसका ऊपर फोकस कर रहे थे, अब कार्डोसो उसका ऑपोजिट चाह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि जितने भी चीज़ें उनको प्राइवेटाइज कर दो और ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन कर दो, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। अभी जो शिफ्ट था उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली, बैकलैश मिला फ्रॉम नेशनलिस्ट और लेफ्टिस्ट ग्रुप से, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कि न्यू लिबरलिज्म से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और फिर से जो ब्राज़ील की जो पहले वाली हालत थी, फॉरेन डिपेंडेंसी, वो फिर से क्रिएट हो जाएगी। जब एक राइज देखने को मिला वर्कर्स पार्टी का, और लीडर लाइक लूजियो इनाकियो लूला द सिल्वा, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो, बट हाँ, तो जो ये लीडर थे वर्कर्स पार्टी के 2000s में, इन्होंने रिप्रेजेंट किया फिर से इकोनॉमिक नेशनलिज्म आना चाहिए, जहाँ पे इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे सोशल इंक्लूजन के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, और पॉवर्टी कम करने की इन्होंने कोशिश की ब्राज़ील के अंदर। सो ये वर्कर पार्टी के लीडर थे, राइट।
नाउ हम फोर्थ स्टेज देख लेते हैं। अब आज के टाइम पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या हाल है ब्राज़ील में। सो एक आ गया हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्स नेशनलिज्म। अब ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे तो वो ऑयल हो, मिनरल्स हो या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो। अब जो रिसोर्स नेशनलिज्म था उसने किसके ऊपर फोकस किया कि हमें इन अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और इनको मैनेज करना चाहिए ताकि नेशन की डेवलपमेंट होए, रैदर देन फॉरेन से लोग आ रहे हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें एक्सप्लॉइट करने के बजाय इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। अब जो डिस्कवरी थी ऑफशोर ऑयल की, जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व की इन प्री सॉल्ट लेयर, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वर्सेस स्ट्रेट कंट्रोल में इन द एनर्जी सेक्टर। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो चाहते थे कि भाई लेट अस बिल्ड इंडस्ट्रीज और हमें ऑयल लेने दो, और वहीं पे जो रिसोर्स नेशनलिज्म के जो अंडर ब्राज़ील के पार्टीज थी वो चाह रही थी कि नहीं, वी वांट टू सेव आवर रिसोर्सेज, वी वांट टू प्रिजर्व आवर रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी डिबेट भी छिड़ी थी। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने फिर से कंटिन्यू किया कि हमें प्रोटेक्ट करनी है अपनी की इंडस्ट्री, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई और एग्रीकल्चर हो गई, जहाँ पे हमें टैरिफ्स और सब्सिडीज एंड स्टेट सपोर्ट चाहिए, राइट, ताकि जो हमारे लोग हैं वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मेड इन ब्राज़ील है उनको ज़्यादा कंज्यूम करें ताकि हमें भी प्रॉफिट हो और नेशन के लोगों को भी प्रॉफिट हो। अब सोशोलॉजिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते तो हम इकोनॉमिक सोवर्निटी की बात, इकोनॉमिक सोवर्निटी देखते हैं, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कम हो जाती है और वो अपने आप में, मतलब कि अपने आप में संपूर्ण लोग हो जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन ब्राज़ील में ये देखा गया कि देर वॉज मैनी कंसर्न्स, काफ़ी सारी कंसर्न आ रही थी सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेके। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जहाँ पे मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए, जहाँ पे उन्होंने फोकस किया कि हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को, जो कि एसेंशियल नेशनलिस्ट डेवलपमेंट एजेंडा बन गए थे इन ब्राज़ील। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिला इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ ब्राज़ील। देखो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म काफ़ी एक पावरफुल फोर्स है ब्राज़ील डेवलपमेंट के लिए, लेकिन काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। पहली बात तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी हो गई। अब क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रोटेक्ट, जितनी भी ये पॉलिसीज आई थी प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट सिस्टम क्रिएट कर दिया ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला और लैक ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। जहाँ पे कंपटीशन नहीं होएगा वहाँ पे ग्रोथ नहीं होएगी कंट्री के, राइट। इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी बोला है क्रिटिक्स ने। सेकेंड आ गया अथॉरिटेरियनिज्म। अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम बन गए थे, जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल डिसेंट और सिविल लिबर्टीज़ को कम कर दिया था। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, राइट, अगर उनको कोई भी इनिशिएटिव लेने तो वो ले नहीं पा रहे थे, और जो सिविल लोग थे वो भी एक तरीके से अब चूज करना, मतलब कि राइट टू चूज द प्रोडक्ट्स दे वांट टू कंज्यूम, उनमें बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल आ गया था। तो ये कंट्रोल अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिला ड्यू टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब देखो, कितनी भी नेशनल यूनिटी की बात कर ले इन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लेकिन ये देखने को मिला कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम, चाहे तो वो एफ्रो ब्राज़ीलियंस हो या इंडिजीनियस पीपल हो या रूरल पॉपुलेशन हो। उनको जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी ब्राज़ील में उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिला, बिकॉज वो एज लेबर वर्क कर रहे थे और उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी थी, राइट। एक अथॉरिटी, स्टेट ऑफ अथॉरिटी जब जहाँ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा एक गैप देखने को मिल जाता है बिटवीन रिच एंड पुअर। नाउ
वी आर ऑन द कंक्लूजन। ये आपका लास्ट पैरा रहेगा हर आंसर का और आपको कंक्लूजन देनी ही देनी है विथ हेडिंग। तो आपने हेडिंग डालनी है एग्जाम में कंक्लूजन और उसको अंडरलाइन करना है। तो जब हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं ब्राज़ील में, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोशोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि कंट्री के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, डिपेंडेंसी और इनइक्वालिटी की बात करता है और उसके ऊपर डिपेंड है। जब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे एफर्ट कंट्री को डालना जहाँ पे वो इकोनॉमिकली फ्री हो सकते हैं बाय फॉरेन आइडेंटिटीज़ या फिर बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो वो नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं और ताकि एक इक्विटेबल डेवलपमेंट हो विद इन द कंट्री, उसके बारे में ज़्यादा फोकस होता है। जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में और सोशल प्रोग्रेस में, जो कि कंट्री के विद इन बाय कंट्री पीपल होनी चाहिए, इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा फेस करने को करे गए बाय ब्राज़ील, जहाँ पे उन एक बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल इंक्लूजन थोड़ा डगमगा गया और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं रही और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी काफ़ी हद तक खोती जाती दिखी। जब ब्राज़ील ने कंटिन्यू किया कि वो अपना एक डेवलपमेंट वाले पाथ पे चले और इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक की फ्रेमवर्क रहा अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्री की ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी एंड सोशल जस्टिस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, तो आज भी मतलब कि ये स्ट्रगल देखे जाने को मिल रहा है। बेसिकली हर कंट्री में है ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म वाला, बट हाँ अपने सिलेबस में ब्राज़ील का जिक्र किया है तो आप ब्राज़ील की बात करेंगे। अगर किसी और देश का जिक्र किया होगा तो आप एक जनरलाइज्ड आंसर तो लिख सकते हैं, राइट। तो ये देखने को मिलता है एंड विद दिस हमारे ये आंसर एंड हुआ विच वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने बहुत इजी टर्म्स में और मेन टॉपिक्स के 2-3 सब पॉइंट्स डाल के लिखे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एग्जाम में भी ऐसे सब हेडिंग डालकर उनके पॉइंट्स में आंसर करिए, राइट। क्योंकि उससे क्या है, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और एग्जामिनर को भी क्लैरिटी आएगी और आप बेटर चांसेस हैं कि आपके बेटर मार्क्स आएँ। So this was our question 5 on emergence of economic nationalism in Brazil. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर समझ में आया होगा। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो मैं बहुत जल्द वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी बिफोर एग्ज़ाम हर एक सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट आई विल अगेन एंड अगेन से दिस थिंग कि जो आपको अंडरस्टैंडिंग वीडियोस के थ्रू होएगी वो नोट्स के थ्रू नहीं होएगी, बिकॉज नोट्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, बट जो एक समझ आपकी बन जाएगी ना वीडियोस देख के, वो आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख के अपने हाथ से ही अगर आप की पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, वही इनफ है, आपको नोट्स की नीड भी नहीं होगी। एक तो मैं आपको वर्ड लिमिट मोर देन सफिशेंट दे रही हूँ, आपकी 500 वर्ड लिमिट है, तो ये जो आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया 1000 वर्ड्स का है, तो डबल वर्ड लिमिट हो गई, राइट। तो आप इसमें काट पीट के अपने हिसाब से जो भी आपको ईजी पॉइंट लग रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। बट हाँ, जो मैंने आपको ये सारे कॉलोनियल लेगेसी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के जो ईयर हैं ये सब बताया है, राइट, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके आंसर में जान नहीं रहेगी, और अगर आप ये सब लिखोगे तो अच्छा आंसर बनेगा और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। सो छोटी छोटी टिप्स है, हर आंसर में मैं आपको देती रहूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी और बेटर वीडियोस विद बेटर कंटेंट लाऊं आपके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।